Hey guys, welcome to our channel Pentest Hint. So today we are discussing about ISO 27001. What's the fundamental of ISO 27001? Like what the series include in ISO and what's the main difference between lead auditor and the lead implementer? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे इम्प्लीमेंटर का कोर्स करना चाहिए या फिर मुझे लीड ऑडिटर का कोर्स करना चाहिए या फिर इसके अलावा आजकल एक नया कोर्स ट्रेंड में चल रहा है कि मुझे इंटरनल ऑडिटर। तो आपने बहुत बार देखा होगा, आपके पास एडवर्टीजमेंट आता होगा या फिर लिंक्डइन वगैरह पे या फिर ट्विटर पे लोग मैसेज करते हैं कि आप हमारा कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं जो कि इंटरनल ऑडिटर का है। तो इन सब के अंदर डिफरेंस देखते हैं अपन कि इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, लीड ऑडिटर क्या है, लीड इम्प्लीमेंटर क्या है, आईएसओ क्या होता है, 27001 क्या होता है। सो ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो लास्ट तक आप देखें और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई कोर्स ऑप्ट करना है सो वो आप कोर्स ऑप्ट भी कर सकते हैं, तो आपका एक बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो भी की टर्म्स अपन इसके अंदर यूज़ में आएगी वो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता लग जाएगा और आपका मोटिव क्या है लाइफ से रिलेटेड, कि आपको इम्प्लीमेंटर बनना है या फिर ऑडिटर बनना है, वो भी मैं काफ़ी हद तक क्लियर करने का ट्राई करूँगा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट विद द आईएसओ। तो आईएसओ क्या है? आईएसओ आपका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिपेंडेंटली है ये, जो कि कुछ टाइप के आपके स्टैंडर्ड क्रिएट करता है, किस टाइप के आपके प्रोटोकॉल क्रिएट करता है। वो स्टैंडर्ड किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी सर्विस से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर किसी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपके हो सकते हैं। सो आईएसओ स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। लेट्स से अगर आपके के पास आपकी कंपनी है और आप कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और आप उनको स्टैंडर्ड के बेसिस पे चेक करना चाहते हैं कि ये चीज़ सही बन रहा है या नहीं बन रहा। या आपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे जहाँ पे लिखा हुआ था ISO 9001। तो उसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट किसी स्टैंडर्ड के बेस को फॉलो करके क्रिएट किया गया है और आप इस पर बिलीव कर सकते हैं। सेम चीज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपकी मल्टीपल प्रोसेसेस होती है। वो प्रोसेसेस हो गए, आपके डॉक्यूमेंटेशंस हो गए, इन्हीं डॉक्यूमेंटेशंस को आप स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और ये स्टैंडर्ड क्रिएट करता है आपका ISO। अब ISO के अंदर मल्टीपल आपके सीरीज चल रही होती है, मल्टीपल आपके नंबर चल रहे होते हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल देखा 9000 या अपन ने एग्जांपल देखा 27000। सो अलग अलग सीरीज़ के अलग अलग मतलब है। बट आज जो अपन देखने वाले हैं वो अपन देख रहे हैं ISO 27000 सीरीज़। सो व्हाट इज़ ISO 27000 सीरीज़? ISO 27000 सीरीज़ होती है आपकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। अब ये होता क्या है, जिसे अपन शॉर्ट में ISMS भी बोलते हैं, या फिर इसकी प्रोसेस कैसे वर्क करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये क्लियर करते हैं कि अगर आपको 27000 सीरीज दिखता है तो इसका मतलब ये है कि अपन बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वी नो अबाउट लाइक आर IT फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पार्ट आपके साइबर सिक्योरिटी, पेन टेस्टिंग, ये सभी आपके पार्ट होते हैं और इन्हीं पार्ट को कवर करता है ISO 27000 सीरीज़। इन्हीं सीरीज़ के अंदर मल्टीपल आपको नंबरिंग दी जाती है, जैसे कि 27001 होता है आपके ISMS से रिलेटेड, या फिर मैं देखूँ और सीरीज़ भी है। तो ऐसे करके 46 इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स है ISO 27000 के, जिसके थ्रू आप अलग अलग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की चीज़ें चेक कर सकते हैं। इनमें से कुछ एक अपन देखते हैं कि जैसे 27001 2013 एंड ISO IC, या फिर 27002 2013 क्या है। सो ये जो सीरीज़ है 27001 ये आपकी ISMS से रिलेटेड है, जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप देखते हैं 27017 और तो ये जो आपकी सीरीज़ है ये सीरीज़ होती है आपकी क्लाउड सर्विसेज से रिलेटेड, जिसमें सभी टाइप के कंट्रोल्स होते हैं। अब ऑब्वियसली कंट्रोल्स वर्ड आपके लिए नया हो सकता है।
कोड ऑफ प्रैक्टिस आपके लिए नया हो सकता है। सो नेक्स्ट स्लाइड में अपन ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। बट हाँ, 27,017 आपकी क्लाउड सर्विसेज से रिलेटेड है, आपकी 27,031 आपकी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान से रिलेटेड होता है, 27,000 सिंपल अपन ईयर वाइज देखते हैं 2018 का, तो इसमें वोकेबलरी आपके ऐड की जाती है जिसके अंदर मल्टीपल टाइप की वर्ड्स होते हैं जो इन्हीं स्टैंडर्ड के बेसिस पे अपन यूज़ में लेते हैं। तो एक एक करके अपन चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या की टर्म्स होती है इसके अंदर। तो चलिए की टर्म्स के बारे में देखते हैं कि की टर्म्स क्या है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 27,001 के अंदर, ISO 27,001 के अंदर जो अपन नॉर्मली डेली लाइफ में यूज़ लेते हैं, ये आपके जब भी काम में आएंगे। जब भी आप अगर कोर्स के लिए जाते हैं, आप ISO ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, चाहे वो इम्प्लीमेंटर हो, चाहे वो लीड ऑडिटर हो, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर हो, ये हमेशा आपके टर्म्स काम में आएंगे। तो ध्यान से देखते हैं एक एक करके। सो फर्स्ट है आपका एसेट। एसेट समथिंग दैट हैज़ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अगर कुछ वैल्यू दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो आपकी एसेट है। अब एसेट के एग्जांपल सबसे फर्स्ट आते हैं आपके एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ से मिलके आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। उनके हार्डवेयर, उनका बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका सॉफ्टवेयर, उनके गुडविल या जो भी इंफॉर्मेशन वो सेव करके रख रहे हैं, उनकी रेपुटेशंस, ये सभी चीज़ें कंपनी के एसेट के अंदर इंक्लूड की जाती है। सेकंड होता है अटैक। अटैक हो गया कि कोई भी अटेम्प्ट कर रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए एसेट्स को। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स है, अगर हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, पीपल, रेपुटेशन, एम्प्लॉयज़, किसी से भी रिलेटेड उनको कॉम्प्रोमाइज़ करता है, सो बेसिकली इट्स इंक्लूड इन अटैक। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ये हो सकता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल आपके पास डॉक्यूमेंट है उन्हें एक्सपोज कर दिया, या फिर जब डेटा ट्रेवल कर रहा था वन साइड टू अनदर साइड तो उसमें कुछ ने चेंजेस कर दिए, टेम्परिंग कर दी, अल्टरिंग कर दी, या फिर किसी ने अनऑथोराइज एक्सेस ले लिया किसी भी एसेट का। लेट से आपकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का अटैक करके किसी ने अनऑथोराइज उसका एक्सेस ले लिया, किसी ने वेबसाइट डिलीट कर दी, या फॉर एग्जाम्पल आपके इस वेबसाइट के अंदर कुछ क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, वो आप सेव्ड रख रखे थे और किसी ने उसे लीक कर दिया, एक्सपोज कर दिया, डेटा ब्रीच कर दिया। सो ये होता है आपका अटैक। थर्ड है अपना ऑथेंटिकेशन। सो ऑथेंटिकेशन एक टाइप का आपका मेथड है जो कि इंश्योर कर रहा होता है किसी भी एंटिटी के रिलेटेड कि ये चीज़ जेन्युइन है, वैलिड है। फॉर एग्जांपल जब भी अपन यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे होते हैं तो वो उसको ऑथेंटिकेट कर रहा होता है कि ये पासवर्ड इसी यूज़र नेम के है। सो ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे वो उसको ऑथोराइज करता है कि अब आप इस पोर्टल को यूज़ में ले सकते हैं। नाउ द फोर्थ टर्म इज बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि अगर आपका बिजनेस ही बीच के अंदर इंटरप्ट हो गया ड्यू टू सम रीज़न, रीज़न आपके फिजिकली भी हो सकते हैं, रीज़न आपके कुछ साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए या फिर वो अगर अटैक हो जाता है तो आपका बिजनेस कंटिन्यूटी के अंदर कैसे चलेगा, ये सभी की सभी आपकी पॉलिसीज़ कवर होती है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने आपका ऑफिस कुछ ऐसे लोकेशंस पे है जिस लोकेशन पे लेट्स से अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, भूकंप ज़्यादा आते हैं, तो हो सकता है किसी अर्थक्वेक में, भूकंप में जो आपके सर्वर्स है या फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ है, ऑब्वियसली जो आपके एसेट है, उनको नुकसान होने का ज़्यादा डर है। तो उन्हीं से रिलेटेड आपके पास क्या बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है कि अगर कुछ अर्थक्वेक आ गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करेगी। सो ये सभी की सभी चीज़ें आपके बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के अंदर इंक्लूड की जा सकते हैं। कंट्रोल अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट। कंट्रोल में हम देखेंगे कि एक टाइप से होता है कि कैसे आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी का आप एक सिनोनिम क्रिएट करके दे रहे हैं, जहाँ पे आपने पूरे रिस्क को मैनेज कर रखा है। उन रिस्क के बेसिस पे आपने कुछ पॉलिसीज़ क्रिएट की है, कुछ प्रोसीजर्स क्रिएट किए हैं, कुछ गाइडलाइंस क्रिएट किए हैं, ताकि जो भी अटैक होने वाले हैं आप उनसे पहले ही सावधान रहे या फिर सेफ रहे, सिक्योर रहे। फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉयज़ के लिए पहले से ही कुछ पॉलिसीज़ क्रिएट कर रखा है कि एम्प्लॉयज़ ये चीज़ें नहीं कर सकते। लेट्स से
हरासमेंट रिगार्डिंग आपने पहले से पॉलिसीज़ क्रिएट कर रखा है, या फिर टर्मिनेशन रिगार्डिंग आपकी पॉलिसीज़ है कि एम्प्लॉय को जब भी टर्मिनेट किया जाएगा तो जो भी ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के लिए इन्हें जो भी चीज़ें दे रखी है, फॉर एग्जांपल उनकी मेल आईडी, आपके आरएफआईडी, आपके ऑफिस से रिलेटेड, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पहले ही ली जाएगी। तो ये सभी पॉलिसीज़, गाइडलाइन और प्रोसीजर का एक हिस्सा होता है जिन्हें हम कंट्रोल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शंस होते हैं आपके एन एक्शन दैट एलिमिनेट द कोज ऑफ ए नॉन कन्फर्मिटी। नाउ व्हाट इज नॉन कन्फर्मिटी? नॉन कन्फर्मिटी को शॉर्ट में एनसी भी बोला जाता है। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है और ऑडिटर उन पॉलिसीज़ को चेक करता है और वो पॉलिसीज़ वहाँ पे नहीं अप्लाई होती है, या फिर वो प्रोसीजर, वो गाइडलाइन वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, तो एज ए चेकलिस्ट के बेसिस पे वो उसे क्रॉस करके सबमिट करता है एनसी, विच इज़ नॉन कन्फर्मिटी, कि मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरी सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एंट्री करने पे आपके पास सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड आने वाले विजिटर्स की एंट्री करते हैं और उन एंट्री के रजिस्टर को सेव करके रखा जाता है। तो आपने ये एक पॉलिसी क्रिएट की ताकि आपको पता लग सके कि लास्ट ईयर कितने विजिटर्स आए थे, किन रीज़न से आए थे और किन किन से मिलने आए थे। और वो ऑडिटिंग के टाइम पे वो आपको रजिस्टर्ड नहीं मिलते हैं, या फिर वो एंट्री सही से नहीं करते हैं, या फिर उनके अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कि एज ए ऑडिटर आप अंदर गए और अंदर जाने के बाद आपको डायरेक्ट अंदर चले जाने दिए क्योंकि आप कंपनी के ओनर के साथ आए थे और उन्होंने उसकी एंट्री ही नहीं की। सो इस केस के अंदर एज एन ऑडिटर आप उसे नॉन कन्फर्मिटी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी आपके पॉलिसीज़ थी, गाइडलाइंस थी, आपके प्रोसीजर था, वो वहाँ पे मीट नहीं किए हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपको एक्शंस लेने होते हैं ताकि इन चीज़ों को सही कर सके, विच इज़ करेक्टिव एक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन असेट। इंफॉर्मेशन असेट सिंपल हो गया आपका, जो भी आपका डेटा हो गया, या फिर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट नॉलेज हो गई जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू रखती हो, विच इज़ इंफॉर्मेशन एसेट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इवेंट्स के अंदर आपके इंक्लूड होते हैं जब भी आपकी पॉलिसीज़ के अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं या फिर ब्रेक हो जाती है, आपके कंट्रोल्स के फेल हो जाते हैं, या फिर कुछ कोई भी आपकी अननोन सिचुएशन आ गई जो कि आपने रिस्क को असेस ही नहीं किया पॉलिसीज़ के क्रिएट करते टाइम। सो ये सभी चीज़ें आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इवेंट्स में आते हैं। अनदर इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट। इसके अंदर होता है आपके जो भी आपके बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, अगर उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेट्स से आपके अगर कुछ रैंसमवेयर अटैक हो गया, तो या फिर कुछ भी किसी एम्प्लॉय ने डेटा ब्रीच कर दिया, सो इट्स ऑल इंक्लूड इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हालांकि इसको अपन आगे अच्छे से देखते हैं कि आईएसएमएस होता क्या है, बट स्टार्टिंग आप समझ सकते हैं कि आईएसएमएस आपकी एक सिंपल आपकी एक प्रोसेस होती है, एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आप जितने भी आपकी प्रोसेस है, पॉलिसीज़ है, आप उन्हें सेफ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं। नाउ नॉन रेपुटेशंस होते हैं आपके कि जो भी अपन ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इवेंट जो हुए हैं उनको आप प्रूव कर सको। स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी होता है आपका कि ऑर्गेनाइजेशन का जो आपने आईएसएमएस क्रिएट कर रखा है, मीन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने बना रखा है जिन भी प्रोसेस से रिलेटेड, वो प्रोसेस होते हैं आपके कि उनके कंट्रोल्स को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को आपने कहीं पे रिटन स्टेटमेंट के अंदर लिख रखा है। जैसे कि आपकी पॉलिसीज़ हो गया कि आपने अपने पॉलिसीज़ को कहीं पे राइट डाउन करके लिख रखा है, विच इज़ स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट टर्म इज थ्रेट। ऑब्वियसली थ्रेट जैसे वर्ड है वैसे ही इसका मीनिंग भी है। कोई से भी ऐसे पोटेंशियल कोज कि जो भी किसी इंसिडेंट से रिलेटेड हो सकता है या फिर इन फ्यूचर वो आ सकता है। जैसे अपन ने रैंसमवेयर से रिलेटेड बात की, अब रैंसमवेयर आपके किसी भी सिस्टम में आ सकता है, सो बेसिकली इट्स अ थ्रेट। या फिर अगर आपने सिक्योरिटी ऑडिट नहीं करवा रखी तो हो सकता है कुछ वेबसाइट पे डोस अटैक, डीडोस अटैक हो सकते हैं, विच इज़ थ्रेट। सो ऐसे कोई से भी पोटेंशियल कोज जो कि आने के चांसेस होते हैं और आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, डेटा को ब्रीच कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट होता है आपकी वनरेबिलिटी।
वल्नरेबिलिटी ऑब्वियसली a weakness of a control or asset. कंट्रोल जैसा अपन ने देखा कि कोई भी आपकी पॉलिसीज़ हो गई, आपकी गाइडलाइन हो गई, आपकी प्रोसीजर हो गई, और एसेट अपन ने देखा कोई सा भी हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, आपके एम्प्लॉयज़, रेपुटेशंस, अगर इनमें कोई भी वीकनेस होती है, कोई कमी होती है, सो बेसिकली इट्स कॉल्ड वल्नरेबिलिटी. तो ऐसे करके कुछ एक टर्म्स है जिनको आपके बारे में पता होना चाहिए. नाउ just focus on what is ISMS. सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपका क्या है. सो अपन ने स्टार्टिंग में अभी भी देखा कि ISMS आपकी एक अप्रोच है, एक प्रोसेस है, या फिर एक आपकी मेथड है जो कि कंपनीज के अंदर मल्टीपल जो प्रोसेस चल रही होती है आपके बिजनेस रिगार्डिंग या फिर उनके टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग, उनको प्रोटेक्ट करने के काम में आती है या फिर उनको मैनेज करने के काम में आता है आपका ISMS, ताकि जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी रिस्क फ्री हो सके. अब यहाँ पे प्रोसेस की बात आई तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क या फिर प्रोसेस क्या हुआ. सो लेट्स से मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे पास मल्टीपल प्रोसेस है. तो प्रोसेस हो गई आपकी, जैसे एक तो हो गया मेरा HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रोसेस. मेन कोई भी एम्प्लॉय कैसे आएगा, उसकी स्क्रीनिंग कैसे होगी, उसकी ओपनिंग कैसे की जाएगी, इंटरव्यू कौन लेगा, इंटरव्यू कौन ले सकता है, किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, आने के बाद उसको क्या क्या चीज़ें कंपनी से मिलेगा, उसकी मेल आईडी कैसे क्रिएट होगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी, अगर वो टर्मिनेट होता है तो वो टर्मिनेशन क्या होगा. सो ये ऐसे करके जैसे HR की एक पॉलिसी हो गई. सेकंड हो गया, जैसे मेरी कोई डेवलपमेंट कंपनी है, मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, तो डेवलपमेंट रिगार्डिंग हो गया मेरे कि अगर क्लाइंट से कोई बात कर रहा है तो क्लाइंट की क्या इन्फॉर्मेशन सेव की जा रही है, क्लाइंट से रिलेटेड कुछ प्रपोजल सेंड किए जा रहे हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ अमाउंट मेंशन है वहाँ पे, तो वो अमाउंट कौन कौन देख सकता है, कौन कौन चेक कर सकता है. सो ऐसे करके अलग अलग प्रोसेसेस क्रिएट होती है. इन्हीं प्रोसेसेस के बेस पे आपके मल्टीपल टाइप के रिस्क बनाए जाते हैं. इन्हीं रिस्क को और इन्हीं प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर रिस्क फ्री करने के लिए अपन यूज़ लेते हैं ISMS. अब यहाँ पे अपन बहुत सारे टर्म यूज़ में ले रहे हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली सिक्योरिटी. नाउ सिक्योरिटी को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे. सो सिक्योरिटी तो CIA ट्राइड होता है. C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी एंड A स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी. सो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आपको कि CIA क्या है, सो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. Confidentiality ensure that only those who are authorized have access to specific assets. फॉर एग्जाम्पल किसी सॉफ्टवेयर का, किसी वेबसाइट से रिलेटेड कोई लॉगिन पैनल या फिर कोई आपका इंपॉर्टेंट डेटा कहीं पर भी आपका सेव्ड है, सो ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन ही उसको एक्सेस कर सके. कोई बाहर से आके या फिर जिनको परमिशन नहीं है वो उसे एक्सेस नहीं कर सके. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कुछ जॉब पोर्टल जैसा कुछ मेरा वेबसाइट है और वहाँ पे मल्टीपल टाइप के आपके यूज़र रोल्स है. एक यूज़र रोल हो गया कि एडमिन कैन ओनली एक्सेस दैट एरिया. सेकंड वन हो गया कि किसी कंपनी से रिलेटेड HR ही उसको लॉगिन कर सकती है. एंड थर्ड आपके हो गया कि कोई भी जॉब सीकर होगा वो वहाँ पे लॉगिन करके सारी चीज़ें देख सकता है. देन कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट विल एंश्योर कि जो स्टूडेंट पैनल है या फिर जो जॉब सीकर पैनल है वो सिर्फ जॉब सीकर वाले ही लॉगिन कर सके. कुछ चेंजेस करके, कुछ अल्ट्रेशन करके या फिर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ के थ्रू अगर वो लोग HR का पोर्टल या फिर एडमिन पैनल एक्सेस कर ले तो यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाती है. नाउ सेकंड पार्ट इज इंटीग्रिटी. सो इंटीग्रिटी विल एंश्योर जब भी आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहा होता है या फिर आपने कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह आप भेज रहे होते हो, तो वहाँ पे इंटीग्रिटी पार्ट इंश्योर कर रहा होता है कि डेटा टेम्पर्ड नहीं हुआ है. मेन कि वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं. यहाँ पे आपके पार्ट कवर होता है आपके क्रिप्टोग्राफिक पार्ट, जिसमें आपने देखा होगा कि वेबसाइट शुड बी रन ऑन HTTPS, क्योंकि जब भी आपके यूज़र क्रेडेंशियल्स ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वो ऑब्वियसली SSL वाले पार्ट से ही ट्रेवल करने चाहिए, या फिर कुछ एक एल्गोरिथम्स होनी चाहिए जब भी आप कोई डेटा सेंड कर रहे हैं या फिर कोई आप ईमेल सेंड कर रहे हैं. सो इंटीग्रिटी पार्ट ऑलवेज एंश्योर
वाइल द डेटा ट्रांसफ़र जो टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, अल्ट्रेशन में नहीं होना चाहिए या किसी ने उसमें चेंजेस नहीं किए हो। थर्ड पार्ट इज़ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी हो इंश्योर करता है आपके कि जो भी ऑथोराइज्ड यूज़र है वो उस चीज़ को यूज़ में ले सके जब भी उनको नीड है। फॉर एग्जांपल आपने कोई से भी क्लाउड पे आपने कुछ भी अपनी फ़ोटोज़ रख रखे हैं, आप वीडियोज़ रख रखे हैं और अभी आपको नीड है, या फॉर एग्जांपल कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो आपने क्लाउड पे सेव कर रखा है, किसी वेबसाइट पे सेव कर रखा है, अब आपको उसकी ज़रूरत है और वो वेबसाइट ही डाउन हो गया आपका, किसी अटैकर ने उसे डाउन कर दिया, तो आप ज़रूरत पड़ने पे उसे यूज़ में नहीं ले पाए, विच इज़ पार्ट अवेलेबिलिटी। सो जब भी कोई सिक्योरिटी टर्म से आपसे रिलेटेड पूछे, सो इट्स ऑल अबाउट CIA। चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सिक्योरिटी मीन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इन्हीं तीनों चीज़ों के बेसिस पे ही आपके पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा होता है। इन्हीं के बेसिस पे ही आपके ISMS की पॉलिसीज़ क्रिएट की जाती हैं, मीन डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी पार्ट से रिलेटेड ही। इन्हीं के ही इर्द गिर्द आपके सिक्योरिटी टर्म आपके घूमता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अपन पार्टीज इन ऑडिट्स। सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों को बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि मैं किन चीज़ की ऑडिट कर सकता हूँ इन सर्टिफिकेशंस के बाद। सो यहाँ पे 3 पार्टीज में डिवाइड कर दिया जाता है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी होता है आपका इंटरनल ऑडिट, मीन मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सिर्फ उसी के अंदर ही मैं मेरी सिक्योरिटी ऑडिट्स कर पाऊंगा, या फिर मैं इन्हीं के अंदर ही मेरी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। देन सेकंड पार्टी ऑडिट होता है आपका कि परफॉर्म बाय अ सप्लायर या फिर कस्टमर या फिर कॉन्ट्रैक्टर। फॉर एग्जांपल मैं किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके उनकी सिक्योरिटी ऑडिट देखता हूँ। सिक्योरिटी ऑडिट हो गई आपकी, मैंने उनकी पॉलिसीज़ वगैरह देखी कि सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। सो ये होता है आपका सेकंड पार्टी ऑडिट। देन होता है आपका थर्ड पार्टी ऑडिट। थर्ड पार्टी ऑडिट परफॉर्म की जाती है ओनली इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू। मेन जिन स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपने अपने ISO की ट्रेनिंग ली है, अगर आप उन्हीं के बिहाफ पे वो ऑडिट करते हैं और वो उनको सर्टिफाइड करते हैं कि अब आप ISO 27001 सर्टिफाइड हो या फिर आप ISO 9001 सर्टिफाइड हो, तो ये आपकी हमेशा थर्ड पार्टी ऑडिट्स होती है। सो यूँ करके फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। नाउ अपनी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आजकल एक नया ये चीज़ चल रहा है कि आप इंटरनल ऑडिटर का आप सर्टिफिकेट कर लो। सो अगर मैं इंटरनल ऑडिटर में देखता हूँ या फिर लीड ऑडिटर ट्रेनिंग के अंदर देखता हूँ, तो दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है। इंटरनल ऑडिटर इनेबल्स यू टू फर्स्ट पार्टी ऑडिट ओनली। सिर्फ वो फर्स्ट पार्टी ही ऑडिट कर सकता है, मीन जिस ऑर्गेनाइजेशन में है सिर्फ उसी की ही ऑडिट कर सकते हैं। लीड ऑडिटर इनेबल्स यू टू अंडरटेक फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी ऑडिट्स। जब आप लीड ऑडिटर की ट्रेनिंग करते हैं तो आप इन तीनों पार्टीज़ की आप ऑडिट्स कर सकते हैं। सो ये मेन डिफरेंस है। तो अब भी आपके पास अगर कुछ इंक्वायरी है या फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, इंटरनल ऑडिटर और लीड ऑडिटर से रिलेटेड, सो आप कमेंट पार्ट में भी बता सकते हैं मुझे। देन मेन चीज़ है आपकी कि लीड ऑडिटर वर्सेस लीड इम्प्लीमेंटर, कि मुझे लीड ऑडिटर का कोर्स करना चाहिए या फिर लीड इम्प्लीमेंटर का कोर्स करना चाहिए। अब देखिए दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह ऑब्वियसली सही है। आपकी लाइफ का मोटिव क्या है, आपको क्या चीज़ करना अच्छा लगता है, इट्स ऑल अबाउट लीड ऑडिटर वर्सेस लीड इम्प्लीमेंटर। लेट्स से किसी कंपनी ने कुछ स्टार्ट किया, कुछ प्रोसेस स्टार्ट किया, अब आप उस प्रोसेस को सिक्योर कर रहे हैं बाय द मेकिंग सम पॉलिसीज, सम प्रोसीजर या फिर सम गाइडलाइंस। आपने कुछ गाइडलाइन बनाई, पॉलिसीज बनाई और उनके बेसिस पे आप उन्हें पॉलिसीज क्रिएट करके दे रहे हैं ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन सेफ रह सके, सिक्योर रह सके। जबकि लीड ऑडिटर का काम हो गया कि जो ऑलरेडी पॉलिसीज़ क्रिएटेड है उन पॉलिसीज़ को चेक करना कि क्या ये पॉलिसी सही है या नहीं है, क्या मैं इनको नॉन कन्फर्मेटिव दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, क्या मैं इनको सर्टिफिकेट
प्रोवाइड करवा सकता हूँ नहीं करवा सकता, इन पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या वनरेबिलिटीज़ है, क्या क्या वीकनेस है, तो ये होता है आपके लीड ऑडिटर का काम। सो लीड ऑडिटर के पास बेसिकली एक चेकलिस्ट होती है जो कि प्रोसीजर के बेस पे, अलग अलग टाइप के इंटरव्यूज़ के बेसिस पे एक ऑडिटर क्रिएट करता है, और लीड इम्प्लीमेंटर पूरी प्रोसेस समझ के, बिजनेस ओनर से सारी प्रोसेस समझ के उनके बेसिस पे पॉलिसीज़ क्रिएट करता है, ताकि जो भी प्रोसेस है, गाइडलाइन है, वो कहीं पर भी ब्रेक ना हो सके, ब्रीच ना हो सके। सो लीड इम्प्लीमेंटर नाउ, अगर आप फोकस कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि आप चाहते हैं कि आप पॉलिसीज क्रिएट करें, आप उस प्रोसेस को समझना चाहते हैं, या फिर आपको वो प्रोसेस अच्छी लगती है, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज गाइडलाइन बनाना अच्छा लगता है, आप ज़ीरो लेवल से उठा के उसको बिल्कुल सिक्योर लेवल तक ले जाना चाहते हैं, सो यस यू कैन गो फॉर लीड इम्प्लीमेंटर कोर्स। तो ये आपकी हेल्प करेगा। सेम चीज़ अगर आप एज एन ऑडिटर अपने आप को देखते हैं, सो एज एन ऑडिटर में हो गया कि आपने जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आप वहाँ पे आपने बिजनेस ओनर से बात की, या फिर जो भी रिलेवेंट पर्सन था उनसे बात की, उनके प्रोसेस के बारे में समझा, उन्हीं प्रोसेस के बेसिस पे आपने एक चेकलिस्ट क्रिएट किया, कुछ एक कंट्रोल्स क्रिएट किए। उन कंट्रोल्स के बेसिस पे आप चेक कर रहे होते हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपके देखते हैं लीड ऑडिटर, जहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना होता किसी भी पॉलिसीज़ को, आपको सिर्फ फाइंड आउट करना होता है कि जो पॉलिसीज़, गाइडलाइन या फिर जो प्रोसीजर क्रिएटेड है उसके अंदर कुछ बग है या नहीं, कुछ वल्नरेबिलिटी है या नहीं, या उसके अंदर कुछ ऐसा पार्ट है या नहीं कि जिससे पॉलिसीज़ को ब्रीच किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का एक नेटवर्क पार्ट है जहाँ पे आपका एक नेटवर्क रूम है, उस नेटवर्क के अंदर कोई भी आ जा सकता है, लेकिन पॉलिसीज़ बनी हुई है कि यहाँ पे सिर्फ फिंगरप्रिंट के थ्रू ही एंट्री होती है, लेकिन एज ए ऑडिटिंग प्रोसेस के अंदर या फिर एज एन लीड ऑडिटर आपने देखा कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, तो आपने विजिट किया, विजिट करने पे आपने सारी चीज़ें चेक की, तो इस चीज़ पे आप नॉन कन्फर्मिटी दे सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन को कि ये चीज़ आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट आपकी मीट नहीं कर रही है एज पर पॉलिसीज़। सो इस केस में आप लीड ऑडिटर के यहाँ पे जा सकते हैं अगर आपको ये चीज़ करना अच्छा लगता है ना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँ लीड इम्प्लीमेंटर की, तो ऑब्वियसली आईएसएमएस के अंदर फिक्स आपके एक स्टैंडर्ड्स है जो कि ऑब्वियसली लीड ऑडिटर और लीड इम्प्लीमेंटर दोनों के लिए सेम है। उन्हीं पॉलिसीज़ के बेसिस पे, आईएसएमएस के पॉलिसीज़ के बेसिस पे पॉलिसीज़ क्रिएट करता है लीड इम्प्लीमेंटर, और उन्हीं पॉलिसीज़ को चेक करता है एक ऑडिटर। जब जब लीड इम्प्लीमेंटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो वो प्रोसेस समझ के वहाँ पे आईएसएमएस से रिलेटेड उनकी प्लानिंग क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होगा, उनको मेंटेन कैसे किया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लीड इम्प्लीमेंटर देख रहा होता है। जिनकी डिसीजन मेकिंग क्या होगी, लेट से टॉप मैनेजमेंट कब क्या डिसीजन लेंगे, या फिर आपके पास नेक्स्ट 1 ईयर का क्या प्लान है, बिजनेस कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्या प्लान है आपका, अगर कोई एम्प्लॉय किसी चीज़ के अंदर इशू आता है तो वो इश्यूज किसको बताएगा, तो ताकि ऑब्वियसली एम्प्लॉय के बारे में आपको पता लग सके कि कुछ इशू है या नहीं कंपनी के अंदर। अगर उनको कुछ नॉलेज की कमी है तो आपने उनको ट्रेनिंग करवाया, आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिगार्डिंग मल्टीपल आपने ट्रेनिंग करवाए अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा सेफ रहे। सो ये सारी की सभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है लीड इम्प्लीमेंटर की, जो कि चीज़ें देख रहा होता है। नाउ लीड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि जो भी पॉलिसीज़ लीड इम्प्लीमेंटर ने बनाई है वो उस रिक्वायरमेंट से मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ जब भी लीड ऑडिटर आता है, सो ओपनिंग मीटिंग की जाती है, ऑडिट टीम मीटिंग की जाती है, क्लोजिंग मीटिंग की जाती है। मीन जब भी आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपने ऑडिट स्टार्ट किया, तो वहाँ पे आपने एक ओपन मीटिंग किया। उसके बाद आपको लगता है कि मुझे इनसे बात करनी है, सो आपने किसी डेवलपर के हेड से या फिर एचओडी से
टीम लीड से सबसे मीटिंग किया, वहाँ पे आपने प्रोसेस समझने का ट्राई किया, किसी एम्प्लॉय से मिलके आपने ट्राई किया, देन आपने क्लोजिंग मीटिंग की कि हाँ अब ये सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली है, ये मेरी एक चेकलिस्ट है जिसमें मेरी ये फाइंडिंग्स है। सो ये फाइंडिंग्स होती है आपकी लीड ऑडिटर्स की, जो कि कंपनी के ओनर को सबमिट की जाती है ताकि वो उन चीज़ों पे वर्कआउट कर सके कि जहाँ पे नॉन कन्फर्मेटिव आया है वो उस चीज़ को मिटिगेट कर सके जल्द से जल्द। सो ये होते हैं आपके लीड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये था अपना लीड ऑडिटर और लीड इम्प्लीमेंटर के बीच के अंदर मेन डिफरेंस। अगर अभी भी आपको कुछ लगता है कि कुछ पार्ट मिसिंग है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें ये पार्ट मिसिंग था, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता हूँ। गाइस, ये था ऑल अबाउट ISO 27001। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपन देखेंगे कि ISO ऑडिट की कैसे जाती है, कैसे उनके स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप कोई क्लासेस लेने जाते हैं या फिर किसी ऑडिट्स में जाते हैं तो आपके लिए ऑब्वियसली वो हेल्पफुल रहे। ओके गाइज, सो थैंक यू टू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जो भी पार्ट हो या फिर कुछ भी इश्यूज आते हैं, सो गाइज आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।